ड्रेजिंग के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है सोइंग, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, बीज को बोते हैं, बुआई करते हैं। तो सोइंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इसमें हमको ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि अच्छी क्वालिटी के सीड हम उसके अंदर डालेंगे। अगर अच्छी क्वालिटी के सीड नहीं होंगे, सीड ऑलरेडी ख़राब होंगे या डैमेज होंगे, तो उससे जो प्रोडक्शन है वो हमारी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, वो अपने आप एक अच्छी तरीके से टेक्निक होती है उनके पास, उस तरीके से वो अच्छे क्वालिटी के सीड को अलग कर लेते हैं और फिर वही खेतों में बोए जाते हैं। इसके लिए आप एक छोटी सी एक्टिविटी खुद भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने एक बीकर लिया, एक बीकर लेकर उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको पानी डालना है। अगर आपके घर में कोई दाल है या फिर वीट है, गेहूं है, गेहूं के दाने आपको इस पानी के अंदर डाल देने हैं। जब आप उसके अंदर डाल दोगे, अगर कुछ गेहूं के दाने ऊपर आ जाते हैं या फिर दाल के दाने ऊपर आ जाते हैं और आप उसको आराम से उसको निकाल के देख सकते हैं कि वो क्यों ऊपर आए, तो आपको देखने पे पता चलेगा कि वो ऑलरेडी डैमेज हैं। जो भी गेहूं या दाल ऊपर आ जाएगी पानी के ऊपर, वो कैसी होगी, वो डैमेज होगी, उसमें या तो कीड़े लगे होंगे, उसको ऑलरेडी खा लिया गया होगा कीड़ों द्वारा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो हल्के हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर यहाँ पर फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। इससे हम खुद से ये एक छोटी सी एक्टिविटी करके आप लोग ये घर पर देख सकते हो। अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रेडिशनल टूल, यानी कि जो पहले के टाइम में जो टूल यूज़ होते थे वो किस तरीके के यूज़ होते थे। तो उसमें देखिए यहाँ पे दो फार्मर हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, एक फ़नल लगाया हुआ है और यहाँ पे दो बैल हैं। उसके साथ साथ फ़नल में से वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सीड को बो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हुआ करता था। आजकल ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। इसको हम आगे देखते हैं कैसे होता है आजकल। अब के टाइम पर इस तरीके के सीड ड्रिल्स यूज़ होते हैं। ये सीड ड्रिल्स ट्रैक्टर में ही लगा दिए जाते हैं, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि किस तरीके से ट्रैक्टर चलाकर उसको खेत को जोता जा रहा था। सेम एज इट इज़ इसमें सीड ड्रिल लगा दी जाती है और यहाँ पर जो भी स्पेस है, इस स्पेस में बीजों को भर दिया जाता है। और जब ट्रैक्टर चलता है आगे, तो ये क्या करते हैं, ये लाइन से, यानी कि इसमें इक्वल जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इक्वल उनका इस प्लेस है, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी इधर ज़्यादा हो गए या इधर कम हो गए। तो वहाँ पे क्या होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल प्लेसेस पर वो बीज जो होते हैं वो प्रॉपरली वहाँ पर बो दिए जाते हैं। किसकी हेल्प से, सीड ड्रिल की हेल्प से। फिर इसके बाद अब हमारा आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। पहले देखो हमने क्या करा, हमने खेतों को, जो पूरा का पूरा खेत था उसकी पूरी मिट्टी को उलट पुलट करके अच्छे से उसको जोत दिया। फिर उसके बाद हमने उसको, मतलब हमने उसके अंदर, अब उसमें हमने बीज भी बो दिए। अब हमारा आएगा, जब हमने बीज बो दिए खेत के अंदर, तब हमको उसको क्या करना है, हम उसको न्यूट्रिशन और ज़्यादा प्रोवाइड करने के लिए हम उसके अंदर क्या डालेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे मैन्योर और फर्टिलाइज़र। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइज़र क्या होता है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो हैं, इनको खाद और उर्वरक कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है, जो खाद होगी आपकी, यानी कि जो मैन्योर होगा, वो सारा का सारा कैसा होगा, वो सब एनिमल बेस्ड होगा, यानी कि उसके अंदर सारी चीज़ें क्या होंगी, नेचुरल होंगी। जैसे कि उसके अंदर पौधे होंगे या फिर जानवर, डिकम्पोज होगा जानवरों का गोबर, या ये सारी की सारी चीज़ें, इससे बना हुआ जो खाद होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल, जो होता है प्रकृति द्वारा बनाया गया है, उसको हम बोलेंगे मैन्योर। और जो उर्वरक होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो सारे के सारे मैन मेड होते हैं, जो कि फैक्ट्रीज में बनते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, इसमें फार्मर्स जो होते हैं, जो किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, इस तरीके का जो मैन्योर है, खाद है, जिसके अंदर सारे के सारे कैसे सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जैविक पदार्थ होते हैं, जिसके अंदर प्लांट और एनिमल वेस्ट, इनका जो डिकम्पोज्ड होता है, सड़ा गला जो पदार्थ होता है, वो सारा का सारा लाकर अपने खेतों में डाल देते हैं। फिर जब वो खेतों में डालते हैं, वो कई दिनों तक उसमें पड़ा रहता है और वो सारा का सारा क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है, सड़कर गलकर पूरी तरह से। और जब वो उसके अंदर मिल जाएगा, तो जो मिट्टी होती है वो उसके सारे के सारे न्यूट्रिशन को, पोषक तत्वों को क्या करती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद अगर हम फसल को उगाएंगे, तो वो जो फसल होगी, वो फसल वापस से मिट्टी से उन पोषक तत्वों को लेकर अपने अंदर ले लेगी और उस तरह से हमारी जो फसल होगी वो बहुत अच्छी उत्पन्न होगी। ठीक है,
तो फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं, फर्टिलाइज़र्स एक ख़ास तरीके के केमिकल्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया। और ये रिच होते हैं एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए, मतलब सिर्फ उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होगा, हर हर एक फर्टिलाइज़र अलग अलग पोषक तत्वों के लिए अलग अलग होगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप जब सर दर्द की दवाई मांगते हैं तो वो आपको सिर्फ सर दर्द की दवाई देते हैं, ना कि आपको पेट दर्द की या फिर आपको कोल्ड की दवाई देते हैं। ऐसे ही फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं, जो कि पर्टिकुलर अगर किसी पौधे में किसी चीज़ की कमी है, जैसे कि उनको सल्फेट की कमी है, अमोनियम की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, तो उसको उसके लिए उसी प्रकार का फर्टिलाइज़र पौधों के लिए डाला जाता है। आप ऐसे नहीं कर सकते, आप कोई भी फर्टिलाइज़र उठा के आपने उसके अंदर डाल दिया। अगर आपको लगता है कि आपके खेत में किसी एक पोषक तत्व की कमी हो गई है तो आप उसी प्रकार का फर्टिलाइज़र उसमें डालेंगे। तो इसके अंदर आपको जो देखना है वो कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स हैं, जिनके नाम आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, जैसे यूरिया का हो गया, अमोनियम, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनपीके। एनपीके की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस एंड के से पोटेशियम। एनपीके फर्टिलाइज़र। और फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, ये भी सेम बेटर यील्ड, यानी कि जो हमारी फसल है उसको अच्छे से अच्छी उसकी पैदावार हो, उसके लिए ये फर्टिलाइज़र हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है, मतलब जो हमारी फसल है वो बहुत ज़्यादा अच्छे पैमाने पे, लार्ज स्केल पे वो अच्छे से उगे। ठीक है, पर जो ये फर्टिलाइज़र होते हैं उनका एक मतलब उनका एक डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है कि ये वाटर पोल्यूशन करते हैं। जब फर्टिलाइज़र, जैसे हमने बताया कि फर्टिलाइज़र जो उर्वरक हैं वो केमिकल से बने हुए हैं, और जब वो पौधों के अंदर जाएंगे और जब वो पानी के साथ बहकर अगर वो नदी में या कहीं वाटर सिस्टम में अगर वो ऐड हो जाते हैं वो केमिकल, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो इसलिए फर्टिलाइज़र को कम से कम यूज़ करना चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए कि हम नेचुरल जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर है, यानी कि जो हमारी खाद है, हम उसी को इस तरीके से यूज़ करें कि हमें फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज़ करना पड़े। क्योंकि जो फर्टिलाइज़र है ओवरऑल ये हमारे लिए भी और सॉइल के लिए भी और जो अनाज है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है ये। ठीक है, ये हमारी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं जो कि फार्मर्स यूज़ करते हैं। वो मेथड कैसे हो गया, जैसे कि हो गया क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन एक मेथड है जिसके अंदर जो फसल है उसको क्या करते हैं कि एक एक करके उसको उगाया जाता है। जैसे पहले एक तरीके की पूरी फसल उगा दी, पहले सारी गेहूं की फसल उगा दी, और फिर उसके बाद दालों की फसल उगा दी, या फिर पहले दाल की फसल उगा दी, फिर उसके बाद गेहूं की फसल उगा दी। इससे क्या होता है कि दाल जो होती हैं, ये आपने अपनी पुरानी क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो मैं आपको फिर से बताती हूँ कि जो दाल होती हैं उनकी जड़ों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उनकी जड़ों में एक प्रकार का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूछा भी जा सकता है। कौन सा बैक्टीरिया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये दालों की जो जड़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे जड़ें हैं, उन जड़ों के अंदर ये ऐसे नोड्यूल्स बना लेती हैं, एक तरीके से ऐसे गांठें बना लेती हैं। जब ये गांठें बना लेती हैं तो ये सारा का सारा नाइट्रोजन को क्या कर लेती है, उसको मिट्टी जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण से सारी की सारी नाइट्रोजन को इन जड़ों में एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको सोख लेती है। तो जब ये सोख लेगी तो वो सारे के सारे नाइट्रोजन कहाँ चला जाएगा, वो सारा का सारा नाइट्रोजन चला जाएगा आपकी मिट्टी में, यानी कि सॉइल के अंदर वो सारा का सारा नाइट्रोजन चला जाएगा। फिर जब वो सारा नाइट्रोजन उसके अंदर चला गया, इनकी सॉइल के अंदर अच्छा खासा नाइट्रोजन आ गया है, फिर अब उसके अंदर हम लोग अगर वीट को उगाएंगे, वीट की खेती करेंगे, तो हमको वापस से नाइट्रोजन की हेल्प नहीं चाहिए होगी। हमें ऐसा कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना पड़ेगा जिसके लिए हमें नाइट्रोजन की कमी हो उसमें, क्योंकि नाइट्रोजन तो ऑलरेडी उसके अंदर आ गया है। तो इससे क्या होता है, इस तरीके से जो क्रॉप रोटेशन है, क्रॉप रोटेशन की तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया अच्छे से कि किस तरीके से सॉइल को रिप्लेनिश किया जाता है, उसके अंदर किस तरीके से नाइट्रोजन दोबारा से आ सकती है अगर हम पहले दालों को उगाएं, और फिर दालों से क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन आ जाएगी मिट्टी में, फिर उसके बाद हम किसको उगाएंगे, हम उसके बाद वीट को यानी कि गेहूं को उगाएंगे। ठीक है, नाउ कम टू दिस टेबल। दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आपका किस किस में अंतर है, फर्टिलाइज़र और मैन्योर में, यानी कि उर्वरक और खाद में। अभी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है, अब हम इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉइल, यानी कि ये कैसा है, ये प्रकृति द्वारा नहीं बनाया गया है, ये मानव निर्मित उत्पाद है। ठीक है, और मैन्योर जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है, प्राकृतिक सब्सटेंस है, जो कि डिकम्पोजिशन होने के बाद बनता है। मतलब जब पूरी तरह से गाय का गोबर हो गया या प्लांट के पत्ते हो गए या तना हो गया, जब वो पूरी तरह से सड़ और गल जाता है तो उससे क्या बन जाता है, एक तरीके से आपकी
खाद बन जाती है, मैन्योर बन जाता है। नेक्स्ट आता है कि ये कहाँ पर बनाया जाएगा। ऑब्वियसली जब ये मैन मेड है तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में बनाया जाएगा। और मैन्योर कहीं पर भी बन जाता है, उसको आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। और वो कहाँ पर बनेगा, फील्ड में बनेगा, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, जहाँ पर पूरा अच्छा खासा इकोसिस्टम होगा, जहाँ जीव जंतु होंगे, वहाँ पर हमारा खाद बन जाएगी अपने आप। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट इज फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, यानी कि ये किसी भी प्रकार का ह्यूमस सॉइल को नहीं देता। ये तो बहुत ही ऑब्वियस फैक्ट है, जब ये सॉइल में तैयार ही नहीं हो रहा है, ये फैक्ट्रीज में तैयार हो रहा है, तो ये सॉइल को किसी तरीके का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराएगा। और ह्यूमस कौन प्रोवाइड करता है, खाद प्रोवाइड करती है। जब पेड़ होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर एक पेड़ है, इससे पत्ती गिर गई, यहाँ ज़मीन है और ये पत्ती यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर कोई एनिमल है, उस एनिमल का डंग है या फिर उसका एक्सक्रीट प्रोडक्ट है, तो ये सारा का सारा यहाँ पे क्या हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पर मिट्टी के ऊपर ही पड़ा होगा, सबसे टॉप मोस्ट लेयर पर। और जब ये पूरा का पूरा यहाँ पर गल जाता है, जब ये पूरा का पूरा इस सॉइल पे गल जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम हटा लेंगे वहाँ से, और वो क्या एक तरीके से क्या मिल जाता है हमको, ह्यूमस मिल जाता है। तो मैन्योर में ह्यूमस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मैंने आपको बताया था कि ये स्पेसिफिक होते हैं, तो ये बनाए ही इस तरीके से जाते हैं कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो। इसके अंदर ह्यूमस नहीं होता, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं। अगर नाइट्रोजन से रिलेटेड अगर फर्टिलाइज़र आप लोगे तो उसके अंदर पूरा का पूरा नाइट्रोजन ही होगा। अगर आप फॉस्फोरस से रिलेटेड या पोटेशियम से रिलेटेड फर्टिलाइज़र लोगे तो उसके अंदर पूरा का पूरा फॉस्फोरस और पोटेशियम होगा। और मैन्योर जो होते हैं उसके अंदर इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर ऐसे एग्जैक्ट अमाउंट में आपको नहीं मिलेंगे, वो सब मिक्स होंगे। ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर आपको कुछ भी मिल सकता है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि ये नाइट्रोजन के लिए स्पेसिफिक है या फिर ये फॉस्फोरस के लिए स्पेसिफिक है। तो आज हमने ये फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में अच्छे से समझा है, और जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आप उसको दोबारा सुनिए, दोबारा उसको अपने बुक रख के पढ़िए, और इसके बाद हम नेक्स्ट इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।